Assalamu alaikum dear students, how are you all? I hope you are all good and doing well in your life. स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन बाय ग्राफ। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि वर्क क्या होता है, उसके हमने डिफरेंट कंडीशंस को अप्लाई करके देखा था। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से वर्क को उसके ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन आमीन। व्हेन ए कांस्टेंट फोर्स एफ एक्ट्स थ्रू अ डिस्टेंस एस, कि जब फोर्स अमल करती है, एक्ट करती है किसी डिस्टेंस थ्रू अ डिस्टेंस, थोड़े से डिस्टेंस से एक्ट करती है किसी बॉडी पर, द इवेंट कैन बी प्लॉटेड ऑन अ फोर्स डिस्टेंस ग्राफ एज शोन इन फिगर। तो उसका जो इवेंट है यानी जो उसने ये फासला तय किया है यानी फोर्स और डिस्टेंस का जो इवेंट है, हम उसको एक ग्राफ के अंदर लिख सकते हैं। उस ग्राफ को क्या कहते हैं? फोर्स डिस्टेंस ग्राफ कहते हैं, जो यहाँ पे दिखाया गया है। अब स्टूडेंट्स ग्राफ कुछ इस तरह से बनाया जाता है कि उसका एक ओरिजिन होता है, जो ये ओ वाला ओरिजिन है, और उससे एक सीधी लाइन एक्स एक्सिस पे खींची जाती है और एक वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे हम यहाँ पे मार्क करेंगे डिस्टेंस को और वाई एक्सिस पे हम मार्क करेंगे फोर्स को। और जहाँ ये देखिए ये शेडेड एरिया है, ये हमें वर्क का बता रहा है। यानी एफ वाई एक्सिस पे पी पॉइंट है, तो पी पॉइंट हमने यहाँ तक खींचना जितना हमारा वर्क हुआ है या जितनी फोर्स लगाई है वो यहाँ ऐसे मार्क करेंगे। और इसी तरह डिस्टेंस कितना है वो हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो इन दोनों को मिला देंगे, इन दोनों को मिला देने से हमारे पास आ जाएगा वर्क डन हमारे पास कितना हुआ है। वो शेडेड एरिया यानी जितना जितना एरिया शेड किया हुआ है वो हमें वर्क को रिप्रेजेंट करेगा। इफ़ द फोर्स एंड डिस्टेंस कवर्ड आर इन द सेम डायरेक्शन द वर्क डन इज एफ मल्टीप्लाई एस। यानी अगर फोर्स और डिस्टेंस एक ही डायरेक्शन में होंगे, जैसे हमने ऊपर रीड किया था, ये देखिए ब्लॉक पर फोर्स लग रही है, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है और जो ब्लॉक मूव कर रहा है वो भी इसी डायरेक्शन में है। तो ऐसे केस में हमारे पास जो वर्क होगा वो इक्वल होगा एफ एस के। तो ऐसे केस में वर्क बराबर होगा फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस के इक्वल। याद रखें स्टूडेंट्स, अगर डायरेक्शन डिफरेंट होगी, ये तो डायरेक्शन सेम थी, अगर डायरेक्शन दोनों की डिफरेंट होगी तो फार्मूला चेंज हो जाएगा। वो हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर सिंपल केस हो यानी दोनों की डायरेक्शन सेम हो तो फिर फार्मूला क्या होगा? एफ मल्टीप्लाई एस। आगे देखिए स्टूडेंट्स, क्लियरली द शेडेड एरिया इन द फिगर इज आल्सो एफ मल्टीप्लाई एस। कहता है कि ये भी जो है ये एफ मल्टीप्लाई एस के बराबर है, यानी कि एफ और एस को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वर्क आ जाएगा। आप इसी तरह हिसाब लगा लें कि हमारे पास फोर्स जो है वो हमने कितनी लगाई है। फॉर एग्जांपल आप लगा लें 5 न्यूटन फोर्स लगाई है और यहाँ पे लगा लें कि डिस्टेंस कितना कवर हुआ है, 5 मीटर जो है हमने डिस्टेंस कवर किया है। हमने 5 न्यूटन फोर्स लगाई है जिससे बॉडी ने 5 मीटर जो है वो डिस्टेंस कवर किया है। अब यहाँ पे देखिए हमने मार्क किया है 5 न्यूटन तक और यहाँ पे मार्क किया है 5 मीटर तक। अब जब हम इसका वर्क फाइंड आउट करेंगे तो वर्क फाइंड आउट कैसे करेंगे? एफ और एस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। यानी जब हम एफ़ और एस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वर्क आ जाएगा। अब एफ़ क्या है? 5 न्यूटन है और डिस्टेंस क्या है? वो भी 5 है। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 25 जोल इसका वर्क यूनिट है। सो हमारे पास 25 जोल वर्क आ जाएगा। यानी हमने यहाँ इस ग्राफ में क्या शो किया कि 25 वर्क हमने किए, 25 जोल हमने वर्क किया है। आगे देखिए, हैंस द एरिया अंडर द फोर्स डिस्टेंस कर्व कैन बी टेकन टू रिप्रेजेंट द वर्क डन बाय दैट फोर्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स वो कह रहा है कि फिगर में वाज़ह तौर पे मौजूद है कि जो शेडेड एरिया है वो एफ मल्टीप्लाई एस के बराबर होगा और हमें पता है कि एफ मल्टीप्लाई एस किसके बराबर होता है? डब्ल्यू के, यानी वर्क के बराबर होता है। लिहाजा आप फोर्स और डिस्टेंस के ग्राफ को यूज़ करते हुए उसके नीचे का जो शेडेड एरिया है उससे आप वर्क को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वर्क को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक ज़बरदस्त बात ये है कि वर्क को आप सिर्फ फार्मूला से नहीं बल्कि ग्राफ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए क्या रीडिंग है, यहाँ पे देखिए उन दोनों को मल्टीप्लाई करें, आप वर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप फोर्स को कांस्टेंट रखते हैं और डिस्टेंस बढ़ती जाती है तो ग्राफ में एक रेक्टेंगुलर बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा। लेकिन अगर आप इस रेक्टेंगल का जो एरिया फाउंड करेंगे तो क्या होगा? रेक्टेंगल का एरिया बराबर होगा फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस के। तो यहाँ पे भी एक्चुअल वर्क वही हो रहा होगा। यानी कि फिजिक्स आपको बता रही है कि वर्क को मेजर करने के लिए हम एरिया अंडर द ग्राफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह हमने ऊपर से फार्मूला यूज़ किया, इसी तरह हम ग्राफ को भी यूज़ कर सकते हैं। ये बात आगे चलकर बहुत हेल्पफुल होगी आपके स्टूडेंट्स के। फोर्स कांस्टेंट नहीं होगी बल्कि वेरिएबल होगी।
यानी यहाँ पे हमने सिर्फ स्ट्रेट इस तरह करके पढ़ा, लेकिन अगर फोर्स वेरिएबल अगर फोर्स कांस्टेंट रखी जाए और डिस्टेंस हमारा वेरिएबल हो रहा हो तो फिर वो हमारे पास डिफरेंट तरह की शेप्स आ सकती हैं। कभी रेक्टेंगुलर आएगी, कभी कोई शेप आ जाएगी। तो ज़रूरी नहीं कि यही शेप हमारे पास आए, कोई हमारे पास डिफरेंट शेप्स भी बन सकती हैं। तो यही वो कह रहा है कि डिस्टेंस कर्व भी आ सकता है हमारे पास। तो चलिए स्टूडेंट्स, आगे हम यूनिट्स को देख लेते हैं कि वर्क के कौन कौन से यूनिट्स होते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जॉल। जॉल जो हमारा है एसआई वर्क है, एसआई यूनिट है, यानी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है। और यहाँ पर उसने जॉल की डेफिनेशन दी है कि जॉल की डेफिनेशन क्या है, हम देख लेते हैं। 1 joule work is done when a force of 1 Newton acting on a body moves it through the distance of 1 meter in its own direction। यहाँ पे फिर दोबारा से वर्क की ही डेफिनेशन इनडायरेक्टली बयान कर रहा है कि जब 1 न्यूटन की फोर्स लगे किसी बॉडी पर तो उसे मूव करवा दे आर डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर मूव करवा दे इट्स ओन डायरेक्शन, अपनी ही डायरेक्शन में, तो उसको हम क्या कहेंगे, ये इसने बॉडी ने 1 जॉल वर्क किया है। यानी जब 1 न्यूटन फोर्स किसी बॉडी पर लगेगी तो वो उसे 1 मीटर तक उसको जो है करवा देगी, मूव करवा देगी अपनी ही डायरेक्शन में, तो उसको हम क्या कहेंगे, बॉडी ने 1 जॉल वर्क किया है। यानी कि 1 जॉल बराबर है 1 न्यूटन मल्टीप्लाई 1 मीटर, यानी 1 न्यूटन फोर्स लगाए और 1 मीटर बॉडी अगर मूव करे तो उन दोनों को मिला के हमारे पास 1 जॉल होगा। और 1 जॉल किसके बराबर है, न्यूटन मीटर के बराबर है। और इसके हम बिगर यूनिट्स को देख लेते हैं कि इसके बिगर यूनिट्स क्या हैं। बिगर यूनिट्स आर आल्सो यूज्ड लाइक 1 किलो जॉल। और हमें पता है कि किलो किसके बराबर है, किलो बराबर है 10⁻³ के। सो किलो की जगह 10⁻³ आ जाएगा। और इसका दूसरा बड़ा यूनिट कौन सा है, मेगा जॉल। मेगा हमें पता है, हम जानते हैं कि 10⁻6 के बराबर होता है। यानी कि वर्क के लिए हम ना सिर्फ छोटा यूनिट जॉल यूज़ कर सकते हैं, बल्कि बड़े से बड़े यूनिट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। कभी ऐसा होता है कि हमें इतना वर्क करना पड़ जाता है जो कि कैलकुलेट करना और जिसको राइट डाउन करना मुश्किल हो जाता है, उसके साथ बहुत ज़्यादा ज़ीरोज़ आ सकते हैं। सो हमने इसको सॉल्व करने के लिए एक नया तरीका भी निकाल रखा है प्रीफिक्सेस का, जो हम पीछे रीड कर रहे हैं कि मेगा जॉल और किलो जॉल हम साथ में लिख सकते हैं, इससे ये बड़े यूनिट्स बन जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम एग्जांपल्स को देख लेते हैं। यहाँ पे जो बयान की हुई हैं, अ पर्सन डज 200 जॉल ऑफ वर्क। यहाँ पे वर्क की बताई हुई है, वैल्यू कितनी है, 200 है। पुशिंग अ कार्टन थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, यानी कि वो धकेल रहा है कार्टन को 5 मीटर डिस्टेंस तक। हाउ मच फोर्स इज अप्लाइड बाई हिम, कितनी फोर्स उसको चाहिए होगी, कितनी फोर्स लगेगी कार्टन के ऊपर उसको जब 5 मीटर तक धकेलता है और उसके ऊपर 200 जॉल लगी। यानी कि उसने वर्क भी हमें बता दिया है, हमें उसने डिस्टेंस भी बता दिया है। वो कह रहा है कि फोर्स को फाइंड आउट कीजिए। स्टूडेंट्स, अब हमें पता है कि वर्क का फार्मूला क्या है, F मल्टीप्लाई एस। जैसे यहाँ पे हम पीछे पढ़ के आए हैं, F मल्टीप्लाई एस लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए हमने फाइंड आउट करनी है फोर्स, इसलिए फोर्स यहाँ पे रहेगी W, और S यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। और जब भी हम इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे और इनको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 40 न्यूटन। इसी तरह दूसरी एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं कि यहाँ पे जो वर्क डन हुआ है वो कितना हुआ है, बल्कि वर्क डन हमें फाइंड आउट करना है। और 65 न्यूटन उसने हमें फोर्स दी है कि कहता है कि इतनी फोर्स जो है वो यूज़ हो रही है पुल करने के लिए किसी सूटकेस को। और आप बताइए कि इसने 20 मीटर जो है डिस्टेंस कवर किया है, तो इसके लिए वर्क डन कितना होगा। यानी फोर्स और डिस्टेंस हमें दे रहा है, कह रहा है कि वर्क डन आप खुद फाइंड आउट कीजिए। तो देखिए कि यहाँ पे उसने हमें एंगल भी दिया है, क्योंकि यहाँ पे पीछे हम पढ़ के आए हैं कि जब बॉडी किसी एंगल पर मूव करती है और अगर तो बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है तो हमारे पास जो एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट है सिर्फ वही यूज़ होगा, वाई वाले कंपोनेंट को हम यूज़ नहीं करेंगे। तो इसी तरह यहाँ पे भी ऐसा ही है कि हम एक्स कंपोनेंट को सिर्फ यूज़ करेंगे, वाई कंपोनेंट को हम इग्नोर कर देंगे। और एक्स कंपोनेंट यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे लिख देंगे कि एफ कॉस थीटा, ठीक है, एफ कॉस थीटा लिखेंगे, एफ साइन थीटा नहीं लिखेंगे। एफ साइन थीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी वाई एक्सिस को। हम सिर्फ यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं एक्स एक्सिस को, तो हम यहाँ इसकी जगह एफ की जगह लिखेंगे एफ कॉस थीटा। और हमें पता है थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या दी गई है, 30 है। सो हम इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 1125.8 जॉल आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट, यहाँ तक टॉपिक है। इसके अंदर हमने देखा कि किस तरह जो वर्क है उसको कैलकुलेट किया जाता है ग्राफ के जरिए। उसके बाद हमने 2 एग्जांपल्स को देखा, यूनिट्स को देखा वर्क के। अब आगे हम शुरू करने जा रहे हैं एनर्जी वाला टॉपिक, तो इसको स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवर बॉडी कैन नॉट मूव अनलेस वी हैव एनर्जी फ्रॉम फूड। इसमें कहते हैं कि हमारा जो जिस्म है वो मूव नहीं कर सकता जब तक हम एनर्जी हासिल ना करें। एनर्जी हम कहाँ से हासिल करते हैं, खाना खा के करते हैं। यानी कोई भी जिस्म जो है वो खाना खाए बगैर हरकत नहीं करेगा, मूवलेस हो जाएगा, उसके अंदर एनर्जी नहीं होगी। आप ही देख लीजिए, अगर आप एक दिन भी आपको खाना ना मिले
तो आपकी क्या हालत हो जाती है। सो हमें एनर्जी हासिल करने के लिए खाना खाने की ज़रूरत होती है। इसी तरह अ कार वुड नॉट रन विदाउट द एनर्जी इट ऑब्टेन फ्रॉम बर्निंग फ्यूल। कहता है कि इसी तरह जो कार है वो भी नहीं चल सकती, वुड नॉट रन, चल नहीं सकती विदाउट द एनर्जी, एनर्जी के बगैर चल नहीं सकती। और उसको एनर्जी कैसे दी जाती है, उसको फ्यूल के ज़रिए, यानी उसका पेट्रोल यूज़ होता है, उसको पेट्रोल के ज़रिए एनर्जी दी जाती है। विदाउट एनर्जी जो कार है वो चल नहीं सकती। इसी तरह मशीन्स इन द फैक्ट्रीज, जो मशीन्स हैं फैक्ट्री के अंदर, कैन नॉट रन विदाउट कंज्यूमिंग एनर्जी सप्लाइड बाय इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरह जो मशीन्स हैं फैक्ट्रीज़ के अंदर यूज़ होती हैं वो भी नहीं चल सकती विदाउट एनर्जी। और एनर्जी उनको कैसे दी जाती है, उनको इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए दी जाती है। जो ही लाइट ऑफ हो जाए या कुछ हो जाए, सारी मशीन्स रुक जाती हैं, वर्क नहीं करती, क्योंकि वो उनको एनर्जी चाहिए होती है। और एनर्जी कहाँ से आ रही होती है, थ्रू इलेक्ट्रिसिटी। सो जब इलेक्ट्रिसिटी रुक जाती है तो मशीन्स भी रुक जाती हैं। एनी चेंज इन मोशन रिक्वायर्स एनर्जी, यानी कोई भी चेंजिंग हो रही होती है मूवमेंट के अंदर तो उसको जो है एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी के बगैर वो कोई भी चीज़ है वो मूव नहीं कर सकती या कोई भी अपनी मोशन को तब्दील नहीं कर सकती। मिसाल के तौर पर आप देख लीजिए कि अगर फुटबॉल पड़ा हुआ है रेस्ट मोशन में, रेस्ट की हालत में फुटबॉल पड़ा हुआ है और आप उसको पाँव के ज़रिए किक करते हैं, तो आपने क्या किया, पाँव के थ्रू आपने उस फुटबॉल को एनर्जी दी और एनर्जी देने से बॉल जो है वो हरकत करने लग गया और एक नई जगह पर आके रुक गया। सो आपने उसको जो मोशन है उसको, पहले वो रेस्ट में था, आपने उसको मूवमेंट देने के लिए या मूव करवाने के लिए एनर्जी दी है। सो जो हमारे पास है ना, मोशन रिक्वायर्स एनर्जी, यानी कि चेंज करने के लिए मोशन को, पहले वो रेस्ट में था फिर आपने उसको मूव करवाना था, मूव कराने के लिए आपको एनर्जी देनी होगी। विदाउट गिविंग एनर्जी वो मूव नहीं करेगा। When we say that a certain body has energy, जब हम कहते हैं कि किसी बॉडी के अंदर एनर्जी है, तो हमारे से क्या मतलब होता है, वो मीन हमारा ये मतलब होता है दैट इट हैज़ द एबिलिटी टू डूइंग वर्क, यानी इसके अंदर किसी भी वर्क करने की सलाहियत मौजूद है। यानी कोई भी ऐसी बॉडी जिसके अंदर वर्क करने की सलाहियत या एनर्जी या एबिलिटी मौजूद है, तो हम कहेंगे इसके अंदर एनर्जी मौजूद है। एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। एनर्जी को इस तरह से डिफाइन किया है उसने कि द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, यानी भी किसी भी बॉडी की जो एबिलिटी है कि वो काम कर सके तो वो उसकी एनर्जी होगी। स्टूडेंट्स, आपने अब यहाँ पे एक गोल्डन लाइन याद रखनी है कि एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क, यानी अगर किसी जिस्म के पास काम करने की ताकत मौजूद है, उसके पास पावर मौजूद है, उसके पास एनर्जी मौजूद है, तो हम कहेंगे वो चीज़ उसकी वो चीज़ जो है वो एनर्जी रखती है, यानी जो काम कर सकती है वो एनर्जी रखती है, क्योंकि काम करने के लिए पावर चाहिए होती है, एबिलिटी चाहिए होती है, और उस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। यहाँ पे देखिए इमेज में, यहाँ पे वो जो मैन है उसने एक कमान को खींचा हुआ है, इस तरह अपनी फोर्स लगा के अपनी तरफ लेके आता है, तो क्या है, एनर्जी को वो स्टोर कर रहा है। जब वो एनर्जी को स्टोर करके खींचेगा, छोड़ेगा, तो क्या होगा, जो कमान है वो तेज़ी से शूट करके दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा है कि ये जो है वो स्टोर करता है एनर्जी को, यानी कि जो एनर्जी स्टोर की जाती है वो बाद में किस में चेंज हो जाती है, मूवमेंट के अंदर चेंज हो जाती है। यानी जब आप कमान को खींचेंगे तो एनर्जी इसमें स्टोर हो जाती है, जैसे ही आप तेज़ी से इसको छोड़ेंगे तो सारी एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी, तीर को, यानी ये जो हमारे पास तीर यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, वो तीर को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होगी और वो दूर तक चला जाता है। यानी कि यहाँ पे मालूम हुआ कि एनर्जी जो है कैन बी स्टोर्ड एंड देन ट्रांसफर्ड, यानी एनर्जी स्टोर भी की जा सकती है और ट्रांसफ़र भी की जा सकती है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, व्हेन समवन डज वर्क एनर्जी ऑफ द बॉडी हैज़ टू बी स्पेंड, यानी कोई भी जो जिस्म है, कोई भी बॉडी है वो वर्क करती है, तो जो बॉडी की एनर्जी है वो भी यूज़ हो रही होती है, स्पेंड हो रही है होती है। विदाउट स्पेंडिंग एनर्जी वर्क नहीं हो सकता, सो वर्क करने के लिए एनर्जी से स्पेंड होती है। इनफैक्ट हकीकत में एनर्जी इज़ ट्रांसफर टू द बॉडी ऑन विच वर्क इज़ डन, यानी कहता है कि जब आप वर्क कर रहे होते हैं तो आपकी एनर्जी यूज़ हो रही होती है, और आपकी एनर्जी जो है वो यूज़ होती है जो जिस चीज़ पर आप वर्क कर रहे हैं वहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे लगा लें कि अगर कोई बच्चा साइकिल चला रहा है या कोई फुटबॉल खेल रहा है, तो उसकी एनर्जी ज़ाया हो रही है, और उसकी एनर्जी जो है वो किससे यूज़ हो रही है। अगर वो साइकिल चला रहा है तो साइकिल के व्हील को चलाने के लिए उसकी एनर्जी यूज़ होगी। अगर वो फुटबॉल खेल रहा है तो फुटबॉल को किक करने के लिए उसकी एनर्जी यूज़ होगी। तो उसकी एनर्जी जो है वो जिस चीज़ पे वर्क कर रहा है उस पर लगेगी। इन अदर वर्ड्स द एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, वही बात ऊपर वाली के जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होती है, मुंतकिल होती है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर, यानी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक एनर्जी मूव कर सकती है, वो चेंज हो सकती है, ट्रांसफ़र हो सकती है। अब यहाँ पे देखिए
उस आदमी ने जो ये कमान थी उसको खींचा, अपनी एनर्जी इसके अंदर स्टोर की। जब उसको खींचा तो वो एनर्जी जो इसके अंदर स्टोर की थी वो एक मोशन में चेंज हो गई, यानी कि एक एनर्जी जो है वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक ट्रांसफ़र हो सकती है। फॉर एग्जांपल व्हेन यू डू वर्क पुशिंग अ स्विंग, जैसे आप किसी बच्चा झूले में बैठा हुआ है, आप उसको पुश करते हैं पीछे की जानिब, तो आप क्या करते हैं उसको एनर्जी दे रहे होते हैं और यानी कि आपने वर्क किया उस पर, और फिर आपकी जो एनर्जी है वो उस झूले में जाएगी और झूला जो है वो और ज़्यादा ऊंचा होगा और ज़्यादा वो मूव करेगा। तो आपने एनर्जी दी और झूला मूव करने लगे। केमिकल एनर्जी इन योर बॉडी इज़ ट्रांसफर टू द स्विंग, यानी आपने जो आपकी जो केमिकल एनर्जी थी, केमिकल एनर्जी आपकी कहाँ से आई थी? आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद आपके अंदर एनर्जी आई, आपने उस एनर्जी को क्या किया? झूले को पीछे खींचने के लिए यूज़ किया एंड अपीयर्स एज एनर्जी ऑफ द मोशन ऑफ द स्विंग, और वो एनर्जी जो थी वो मोशन ऑफ द स्विंग के अंदर चेंज हो गई। यानी कि ये एक पूरा सिस्टम है जिसके अंदर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक एनर्जी मूव करती है, ट्रांसफ़र होती है। यही इसका कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, एनर्जी के अंदर, कि एनर्जी जो है वो एक शक्ल से दूसरी शक्ल में चेंज होती है। यानी आपने खाना खाया, आपके अंदर केमिकल एनर्जी आई, आपने वही एनर्जी यूज़ की झूले को पीछे खींचने के लिए, और वो वही एनर्जी जो है वो किस चीज़ में चेंज होगी? झूले को मूव करवाने में। जितनी एनर्जी आप उसको देंगी उतना ही झूला ऊपर जाएगा, यानी कि आपकी जो एनर्जी है वो किसके अंदर चेंज होगी? मूवमेंट ऑफ द स्विंग के अंदर। लाइक वर्क एनर्जी इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, जैसे हमने पीछे वर्क में देखा था कि वर्क जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन नहीं होती, हम उसकी डायरेक्शन को जो मार्क नहीं करते। इसी तरह एनर्जी की भी डायरेक्शन नहीं होती, हम ये नहीं कहते कि एनर्जी इतनी है, इतनी डायरेक्शन में इसकी एनर्जी है, या इतनी डायरेक्शन में इसकी एनर्जी लगेगी, ये हम नहीं देखते। सो एनर्जी जो है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है, और इसका जो ऐसा यूनिट है सिस्टम इंटरनेशनल में, जो इसका यूनिट है वो भी जाउल है। वर्क की तरह इसका भी यूनिट जाउल है। सो हम जॉउल की डेफिनेशन को देख लेते हैं। व्हेन वन जॉउल वर्क इज डन ऑन अ बॉडी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंड इज इन वन जॉउल। यानी जब किसी बॉडी पर वर्क हो रहा हो, कितना वर्क, वन जाउल वर्क हो रहा हो, तो उसकी एनर्जी भी वन जाउल होगी। यानी कि उसकी एनर्जी कितना, उस पर एनर्जी को कितना यूज़ किया है, कितनी एनर्जी उस पर लगाई है, वो भी वन जाउल ही होगी। जितना वर्क किया है उतनी ही एनर्जी होगी। आगे देखिए, देर आर मैनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, कहता है एनर्जी की मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं। शक्लों से क्या मुराद है? इसकी डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, हीट एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, एज वेल आर सम वेल नोन फॉर्म्स। यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है जैसा कि बल्ब, फैन, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से जो एनर्जी हासिल होती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसी तरह केमिकल एनर्जी वो होती है जो हमारी बॉडी खाने से हासिल करती है, उसे हम कहते हैं केमिकल एनर्जी। और इसी तरह न्यूक्लियर एनर्जी वो एनर्जी होती है जो एटॉमिक पार्ट से हासिल की जाती है, जो एटम बम से हासिल की जाती है, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। इसी तरह हीट एनर्जी कहते हैं आग या आग से जो हासिल की जाती है, आग जलाने से या कोई गीज़र से, इस तरह से जो एनर्जी हासिल होती है उसे हम कहते हैं हीट एनर्जी। और लाइट एनर्जी जो है वो सूरज जो है इसका सबसे बड़ा ज़रिया है लाइट एनर्जी का। लाइट एनर्जी को हम कहाँ से हासिल करते हैं? सूरज से हासिल करते हैं। ये तो सारी जो है ये एनर्जी की फॉर्म्स हैं विच वी शैल स्टडी लेटर ऑन, हम इनको आगे सबको बारी बारी पढ़ेंगे। देयर आर टू बेसिक फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, कहता है कि जो एनर्जी की बड़ी बड़ी बेसिक फॉर्म्स हैं वो कौन कौन सी हैं? दो हैं। कौन कौन सी हैं? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हैं। हम इनको आगे इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी क्या है। द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू टाइप्स ऑफ एनर्जीज इज कॉल्ड द मैकेनिकल एनर्जी। कहता है कि इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, यानी काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी किस वजह से होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है एनर्जी ऑफ मोशन, यानी मोशन की वजह से जो एनर्जी हो रही होती है उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होती है? जो स्टोर्ड एनर्जी होती है, यानी जो किसी भी बॉडी के अंदर महफूज होती है, जो स्टोर की हुई होती है, उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जब इन दोनों को सम अप किया जाता है, कंबाइन किया जाता है, तो हमारे पास एक एनर्जी की नई किस्म आ जाती है जो कि क्या होती है? मैकेनिकल एनर्जी होती है। सो जब इन दोनों का सम अप करना है तो उसको एक नई कैटेगरी में लिखना है जो कि क्या है? मैकेनिकल एनर्जी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक था हमारा टॉपिक जिसमें हमने देखा कि एनर्जी जो है किसी भी वर्क को उसके ग्राफ में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और इसी तरह हमने देखा कि उसकी यूनिट को देखा, उसके बाद उसकी दो एग्जांपल को सॉल्व आउट किया, उसके बाद हमने एनर्जी को देखा, एनर्जी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखा, और एनर्जी की डेफिनेशन की, उसकी यूनिट की डेफिनेशन की, उसकी टाइप्स को देखा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, उसके हम ग्राफ को देखेंगे, उसके बाद एग्जांपल को सॉल्व आउट करेंगे। तब तक जुड़िए रहिए हमारी एकेडमी के साथ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट अच्छा कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।